अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। एंड्रॉयड होता क्या है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और मेन मेन जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। एंड्रॉयड के जो पिलर्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, या हम जो एप्लीकेशन बना रहे होते हैं उसकी डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट लेआउट्स के ऊपर आ जाएंगे। एंड्रॉयड के अंदर लेआउट्स होती हैं, कौन कौन सी लेआउट्स होती हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। व्यूज़ क्या होते हैं, यानी कि यूज़र इंटरफेस की जो विजेट्स होती हैं, जैसे बटन हो गया, डिट टेक्स्ट हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंट लेआउट्स हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी पर आ जाएंगे कि एक सिंगल स्क्रीन एंड्रॉयड के अंदर कैसे डिज़ाइन होती है, कौन कौन सी फाइल्स उसके अंदर ऐड होती हैं, एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है, और कॉल बैक मेथड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद इवेंट्स के ऊपर आ जाएंगे। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो होती है, जिसके अंदर क्लिक करने के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करवाना हो, जैसे बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करने पर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है आपने, इस टाइप की चीज़ें, ये इवेंट्स और लिसनर्स के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद टोस्ट पर आ जाएंगे हम लोग, इंटेंट के ऊपर आ जाएंगे, और ये लिस्ट व्यू तक हमारा जो है मिड टर्म का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ एडवांस टॉपिक हैं वो मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे हम लोग, जैसे डेटाबेस से रिलेटेड है, एसक्यूएल लाइट के साथ कनेक्टिविटी कैसे होती है। अच्छा, लास्ट जो सेशन था उसके अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट था फायर बेस के अंदर। तो अब ये टाइम के ऊपर और स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी था और थोड़ा सा टाइम हमने जो है मैनेज कर लिया। तो फायर बेस पूरा तो नहीं पढ़ सके, लेकिन फायर बेस के अंदर जो ऑथेंटिकेशन होती है, जो बेसिक ऑथेंटिकेशन होती है फायर बेस के साथ, वो हमने कवर कर ली थी, ठीक है। तो अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह फायर बेस हम थोड़ा बहुत फायर बेस को टच कर लेंगे। इतना कर लेंगे कि आप लोग फायर बेस को यूज़ करते हुए कैसे यूज़ करते हैं, होता क्या है, और कैसे उसके साथ कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। फायर बेस नहीं तो एसक्यूएल लाइट तो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग मिड टर्म तक कवर करेंगे। तो जो मेन चीज़ है वो है लेआउट। लेआउट डिज़ाइन करनी आनी चाहिए, लेआउट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। देखिए, फायर बेस से एफ में हेल्प मिल जाएगी, लेकिन हर स्टूडेंट तो एफ के अंदर फायर बेस यूज़ नहीं कर रहा होता, ठीक है। मैं करवा दूंगा, मैं तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं फायर बेस के ऊपर डेमो कर लूँ, ठीक है। टाइम के ऊपर और स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, तो इंशाल्लाह इस क्लास में भी कोशिश करूँगा कि फायर बेस हो जाए। जी, फायर बेस का असल में यूज़ इस वजह से होता है कि फायर बेस रियल टाइम डेटाबेस है, इस वजह से इसका यूज़, ये एक रीज़न है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सर्वर साइड का जो ओवरहेड होता है वो हमें नहीं लिखना पड़ता, यानी कि सर्वर साइड के ऊपर एपीआईज वगैरह में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फायर बेस के अंदर जाके हम लोग डेटाबेस बनाते हैं और टेबल्स बनाते हैं, और उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी सर्वर साइड, तभी इसको सर्वरलेस भी कहा जाता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स का नेम है, और ये नीचे मेरा नेम भी लिखा हुआ है, कोर्स आउटलाइन पे भी मेंशन होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पे बेस करता है। एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पे बेस करता है। अच्छा, जब हम ये बात कहते हैं कि लिनक्स पे बेस करता है, तो लिनक्स पे बेस करने का मतलब कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स के कर्नल पे बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द कर्नल? कर्नल के बारे में भी बता सकता है, कर्नल क्या होता है? यहाँ पे आप लोग फीडबैक दे सकते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज़ डिस्कस की जाती है जिसको कर्नल कहा जाता है। तो कर्नल होता क्या है? जी जी नहीं, वर्जन को नहीं कहते। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ख़ास तौर पे जब हम लोग लिनक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स के कर्नल पे बना है। जैसे हम लोग लिनक्स की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे हार्डवेयर को और उसकी तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। और उसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तमाम प्रोग्राम्स हमारे रन हो रहे होते हैं। जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहे हैं। अगर बिल्कुल बेसिक बात की जाए तो सबसे पहले बनता है हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हार्डवेयर है। अब कंप्यूटर को हमने यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हार्डवेयर काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, और वो जो मेन सॉफ्टवेयर होता है जो सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह से एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, और जो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कोर पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कोर पार्ट जो कि हार्डवेयर की तमाम मेन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट हो गई। ठीक है। मेन होती है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। इस तरह से इसके अलावा जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, आपके इनपुट डिवाइसेज होगी, आपकी आउटपुट डिवाइसेज होगी, इन तमाम चीज़ों को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो जो मेन पार्ट होता है, जो कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहलाता है कर्नल। ठीक है। तो कर्नल के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है। जी, जवाद कह रहे हैं कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड बेस होता है जिसमें एडवांसमेंट करके आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन करवाते हैं। कह सकते हैं आप। जी। और लिनक्स का ये जो कर्नल था ये ओपन सोर्स है, अभी भी ओपन सोर्स है लिनक्स का जो कर्नल है। तो इस कर्नल को लेते हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, बजाय इसके कि बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्टिंग से नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, तो वो क्या करते हैं, लिनक्स का कर्नल उठाते हैं जो कि ओपन सोर्स है, उसका कोड बेस उठाते हैं और उसको कस्टमाइज़ करते हैं, उसको अपने हिसाब से नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी होती हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ों के अंदर कुछ चेंज करना होता है उसको चेंज करते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर लेते हैं और उसको एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम दे दिया जाता है। एक मिनट रुक जाए, शोर आ रहा है, मैं ये इसको ज़रा कवर करूँ। अच्छा, तो अगर लिनक्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हम उसको कहते हैं लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस। तो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लिनक्स की इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। कैसे? क्योंकि जितनी भी वो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो सारी लिनक्स के कर्नल के ऊपर बेस करती हैं, यानी कि लिनक्स का कर्नल सेम है, उसके ऊपर उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर लिया। जैसे डेबियन लिनक्स है, जैसे यूबुंटू लिनक्स है, जैसे रेस्पियन लिनक्स है। ठीक है। इस तरह के आप देखेंगे लिनक्स के आपको बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगी।
तो वो सारी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से कहलाती हैं कि वो सारी लिनक्स के कर्नल को यूज़ करते हुए बनी है। इसी तरह से जब एंड्रॉयड आया, इन्होंने लिनक्स के कर्नल को यूज़ किया, यानी कि जो बेस कोड था वो लिनक्स का यूज़ किया, उसके ऊपर अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर लिया जो कि मोबाइल के अंदर यूज़ होता है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो एंड्रॉयड है। ठीक है, आईओएस भी यूज़ होता है लेकिन आईओएस रिलेटिवली कम है। अच्छा, इसको एंड्रॉयड को जो मेंटेन कर रहा होता है गूगल कर रहा होता है। स्टार्टिंग में गूगल ने नहीं बनाया था, गूगल ने इसको एक्वायर किया था कंपनी को, और इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं। इस टाइम पे एंड्रॉयड 10 जो है ऑफिशियली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड्रॉयड 11 अभी तक जो है बीटा में है, अभी उसकी फ़ाइनल रिलीज़ अनाउंस नहीं हुई। ठीक है, और एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारी स्टैंडर्ड लेआउट्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम लोग वन बाय वन आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, एंड्रॉयड को जो स्टार्टिंग में बनाया था, या इसके जो फाउंडर थे, एंडी रूबिन, रिच मिनर्स, कैरिस वाइट, ये वो लोग थे जो कि इसके फाउंडर्स के अंदर शामिल थे। और जब ये एंड्रॉयड को बनाया गया था, ये मोबाइल के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि डिजिटल कैमरास के लिए और टेलीविज़न्स के लिए इसको डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में जो है, अच्छा ये चलिए शुक्र है, हटा दिया। इसको डिजिटल कैमरास के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अ, उसके बाद पता लगा कि इसका जो यूज़ है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही ज़्यादा होगा, टेलीविज़न्स के ऊपर और वीडियो गेम्स के ऊपर और डिजिटल कैमरास के ऊपर ये चीज़ ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बाद में जो है एंड्रॉयड वो मोबाइल फ़ोन्स की तरफ शिफ्ट हो गया, मोबाइल फ़ोन का दौर हो गया, और हर जो है कंपनी मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम कर रही थी, डिफरेंट हार्डवेयर्स आ रहे थे। तो एंड्रॉयड जो है वो टोटली शिफ्ट हो गया मोबाइल फ़ोन की तरफ। और 2 साल के बाद गूगल ने जो है एंड्रॉयड को 2005 के अंदर परचेज़ कर लिया, और उसके बाद 2007 में ऑफिशियली जो है इसकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गूगल ने अनाउंस कर लिया। ठीक है, और उसके बाद से लेकर अभी तक गूगल क्या करता है, इसके एक नया वर्जन हर साल या हर एक 1.5 साल के बाद रिलीज़ कर देता है, और उसके वर्जन का एक नेम होता है और एक उसका नंबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर एंड्रॉयड के वर्जन्स की बात की जाए तो सबसे पहले इसका अल्फ़ा वर्जन आया था 2009, 2008, 2009 में आया था। उसके बाद 2009 में इसका बीटा वर्जन रिलीज़ हो गया। उसके बाद फिर 2009 में कप केक के नाम से, अच्छा ये जितने खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें ना खाने पीने वाली, ये सब के नाम आपको एंड्रॉयड के ऊपर मिलेंगे। कप केक आया, उसके बाद फिर डोनट आया, फिर एक्लेयर आया, फिर फ्रोयो आया। फ्रोयो इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रोज़न योगर्ट। उसके बाद जिंजर ब्रेड आ गया, हनी कॉम्ब आ गया, आइसक्रीम आ गया, जेली बीन्स, किट कैट। सही है, और अभी तक जो है ये डिफरेंट वर्जन इसके चल रहे हैं। अब जो है इन्होंने ये नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी चेंज की है, दोबारा ये न्यूमेरिक वाली पर आ गए। तो अब ये किट कैट और इस टाइप के नेम्स यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो किट कैट के बाद लॉलीपॉप आया, और लॉलीपॉप के बाद मार्शमेलो, नॉगट, ओरियो और एंड्रॉयड पाए। अभी एंड्रॉयड 10 चल रहा है, और इसके बाद एंड्रॉयड 11 जो है फाइनली रिलीज़ होने वाला है। अच्छा, एक इसका एपीआई लेवल होता है और एक इसका कोड नेम होता है। कोड नेम के अंदर ये नॉर्मली कप केक, डोनट, क्लियर, फ्रोयो इस टाइप के नेम्स यूज़ करते हैं, और एपीआई लेवल के अंदर इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का जो लेवल होता है उसका एक नंबर ये लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, नंबर एक डिफ़ाइन कर देते हैं, तो वो नंबर यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा एंड्रॉयड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए तो a component is simply a piece of code that has well defined life cycle activity। अच्छा,
एंड्रॉयड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब जो मेन कोर पार्ट है, जब आप एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन बनाने के अंदर मेन मेन जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो कहलाते हैं एंड्रॉयड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के मेन कंस्ट्रक्ट्स कौन से हैं, आप बोलेंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है उसके अंदर लूप्स आपको आने चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से और जितनी भी चीज़ें हैं जो कि प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के अंदर आती हैं वो तमाम चीज़ें आप बता देंगे, लिस्ट कर देंगे कि ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके बगैर आप लोग प्रोग्राम नहीं बना सकते, आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से जब एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड के जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं कोर बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है। तो इसके अंदर मेन आ जाती है एक्टिविटी। हम लोग जब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल कोडिंग के ऊपर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटी क्या होती है। तो एक जो सिंगल स्क्रीन होती है एंड्रॉयड के अंदर, जो एक सिंगल स्क्रीन हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसी तरह से व्यू होता है। व्यू के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। जिस तरह से अगर आपने सी शार्प के अंदर फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर काम किया हो तो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर कंट्रोल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। कंट्रोल्स हम उसके अंदर कहते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होते हैं? जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है, जैसे बटन हो गया, ठीक है, जैसे लेबल हो गया, ये तमाम चीज़ें सी शार्प के अंदर फॉर्म एप्लीकेशन में कंट्रोल कहलाती हैं। तो इसी तरह से एंड्रॉयड के अंदर इसको व्यू कहा जाता है। व्यू इज़ अ यूआई विजेट, यूआई एलिमेंट कह लें या यूआई विजेट कह लें। तो जो एक सिंगल यूआई विजेट होती है या यूआई एलिमेंट होता है उसको एंड्रॉयड के अंदर व्यू कहा जाता है। यही चीज़ें होंगी इसके अंदर, व्यू के अंदर बटन होंगे, लेबल्स, अच्छा नाम चेंज होगा। लेबल सी शार्प के अंदर लेबल कहा जाता है लेकिन एंड्रॉयड के अंदर इसको लेबल नहीं कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा। एडिट टेक्स्ट जैसे हो गया, टेक्स्ट भी हो गया, नेम डिफरेंट होंगे लेकिन तमाम कॉन्सेप्ट्स वही हैं। ठीक है। इसी तरह से इंटेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इंटेंट क्या करता है? किसी कंपोनेंट को इन्वोक करने के लिए या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे नेविगेट करने के लिए इंटेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है। किसी सर्विस को आपने स्टार्ट करना है, किसी एक्टिविटी को आपने लॉन्च करना है, किसी वेब पेज को आपने डिस्प्ले करना है, लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स आपने दिखाने हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। किसी मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, फ़ोन के अंदर फ़ोन पे कोई नंबर डायल करना है, तो इन तमाम चीज़ों को इन्वोक करने के लिए हमें इंटेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। इसी तरह से कंटेंट प्रोवाइडर होता है, डाटा शेयर करने के लिए डिफरेंट प्रोवाइडर्स के बीच में, एप्लीकेशंस के बीच में। इसी तरह से फ्रैगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जिस तरह से एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह से जो फ्रैगमेंट होता है एक स्क्रीन के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। फ्रैगमेंट भी एक्टिविटी की तरह होता है, फ्रैगमेंट एक्टिविटी के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। एक स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह से एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल ये एक फ़ाइल होती है। अगर आपने कभी वेब एप्लीकेशन डेवलप की हो तो आपने उसके अंदर सी शार्प के अंदर आपने एक फ़ाइल देखी होगी जो कि जिसके अंदर सारी वेब की सेटिंग्स होती हैं। क्या नाम होता है? वेब कॉन्फ़िग डॉट जी। सर्विसेज भी होती हैं, जी शारिया, जी शायर अली, सर्विसेज भी इसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो इसी तरह से सर्विसेज होती हैं। ठीक है। सर्विस क्या होती है? एक ये देखें, सर्विस का जिक्र ये एक जो है ना हमने मिस कर दिया। सर्विस एक प्रोसेस होता है जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है। जिस तरह से आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन का नॉर्मली यूज़र इंटरफेस होता है। सर्विस भी एक प्रोसेस होता है लेकिन इसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, ये बैक एंड पे रन हो रही होती है। आप विंडोज़ में जाएँ, विंडोज़ के अंदर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करें और एक टैब पॉपअप खुलेगा, उसके अंदर सर्विसेज का ऑप्शन होता है। तो आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी सर्विसेज रन हो रही होंगी। लेकिन आप अगर अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर 2 से 3 एप्लीकेशन रन हो रही होंगी। लेकिन जब सर्विसेज में देखेंगे तो सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आपको नज़र आएंगी। तो इसका मतलब जो एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही होती हैं सिर्फ वही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन नहीं हो रही होती, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि बैक एंड पे रन हो रही होती हैं। उसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, उसकी यूआई नहीं होती, तो हमें पता नहीं लग रहा होता कि इसके अलावा कोई और चीज़ भी रन हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन जब आप बैकग्राउंड पे जाके
सर्विसेज के टैब में जाके देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि बैक एंड पे रन हो रही होती है। अच्छा, वो सर्विसेज बहुत सारी वो होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन हो रही होती हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती है। इसी तरह से आप एंड्रॉयड के अंदर अपनी सर्विस भी बना सकते हैं, उसको बैकग्राउंड के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स इंटेंट हो गया, सर्विस हो गई, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, एक्टिविटी हो गई। ये मेन मेन जो है इसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन की मैं बात कर रहा था, तो एक मिनट में यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्लाइड के अंदर डाउन डाउनलोड करने का लिंक है। आप यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आईडीई का कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको? आईडीई क्या होती है? व्हाट इज आईडीई? हम कहते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडीई है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईडीई? आईडीई का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जी स्टूडेंट्स। जी, आईडीई का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हेलो। अब्दुल हादी, मोहम्मद हसन, आकिफ अली, जवाद, बिलाल हुसैन, मोहम्मद शहजाद, हसनुद्दीन, वलीद अब्बास, मुकाशफा कामरान, मोहम्मद काशान, मोहम्मद मुनीब रियाज, ज़ुबैरुद्दीन ख़ान, सहर अली, राहील, अब्दुर्रहमान, जवाद अहमद, हमज़ा साबिर, इनामुल्लाह ख़ान, खुर्रम जावेद, रफ़िया मासूद, सादिक सुलंगी, शाहज़ेब ख़ान, वजाहत वास्ती, ज़ुबैर अहमद। ये सब के मैंने नेम भी कॉल कर लिए। जी, शहजाद कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट इन विच मैनी अदर टूल्स आर इंटीग्रेटेड। सैयर आकिफ कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट होता है। किस चीज़ का एनवायरनमेंट होता है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जिसमें कंपाइलर, असेंबलर वगैरह सब एम्बेडेड होता है। जी बिल्कुल ठीक। कोड करने के लिए एनवायरनमेंट होता है, सही है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ से हम मल्टीपल चीज़ें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कोड एडिटर होता है। शाहजेब खान कह रहे हैं कोड एडिटर होता है। आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोड एडिटर तो नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे और भी टूल्स होते हैं। फैसिलिटेट्स प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो कॉन्सेप्ट ऑफ आईडी, ओके, नो प्रॉब्लम। सोर्स कोड एडिटर होता है, सोर्स कोड एडिटर, सही। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पर आपसे ना एक अभी शेयर कर लेता हूँ, एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ मैं। एक मिनट रुक जाए। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक नई स्लाइड को। ये क्या हो गया?
अच्छा, ये मैंने एक नई स्लाइड ऐड कर दी है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि आईडीई प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को सम कर देना, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ऐड कर देना, वो कहलाता है इंटीग्रेटेड, यानी कि सम अप कर देना। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है कोड करना, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है प्रोग्रामर के लिए, जो कि एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन के होल के अंदर, एक एप्लीकेशन के शेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि एक जगह पर इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। सही है। जिसके अंदर मेन टेक्स्ट एडिटर होता है। टेक्स्ट एडिटर से मुराद जैसे नोट पैड होता है, नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है, वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटर है। तो आईडीई के अंदर टेक्स्ट एडिटर इसका अपना बिल्ट इन होता है। इसी तरह से इसके अंदर फाइल मैनेजर होता है। फाइल मैनेजर से मुराद जिस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप लोग एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या करता है, आपने किसी फाइल को लोकेट करना है, किसी फाइल को बनाना है, किसी फाइल को सर्च करना है, एक फाइल से दूसरे फाइल पे नेविगेट करना है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, यानी कि आपके सिस्टम के ऊपर जितनी फाइल्स बनी हुई होती हैं, जितनी डायरेक्टरी बनी हुई होती हैं, उन तमाम को नेविगेट करने के लिए फाइल मैनेजर यूज़ होता है। और टेक्स्ट एडिटर एक एडिटर होता है जिसके अंदर आप लोग कोडिंग कर सकते हैं। सही है। उसी तरह से कंपाइलर होता है। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है, एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, वार्निंग्स बताता है, ठीक है, और आपके प्रोग्राम को रन करता है। इसी तरह से लिंकर होता है। लिंकर जो है वो, आप अगर सी प्लस प्लस में कभी कोड किया हो, सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर लिंकर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता था कि आप पहले, कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता था, कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बना देता था। वो ऑब्जेक्ट फाइल जाती थी लिंकर के पास, लिंकर उसकी डॉट एक्जी बनाता था, यानी कि आपका सोर्स कोड कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद काम होता है लिंकर का। कंपाइलर कंपाइल करता था, लिंकर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता था, जिसको हम लोग बाइनरी फाइल कहते हैं। तो लिंकर उसकी बाइनरी बना देता था। उसके बाद वो फाइल जाती थी लोडर के पास। लोडर क्या करता है, लोडर उस फाइल को आपकी मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। सही है। टेक्स्ट एडिटर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, कंपाइलर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया। और उसके अलावा डीबगिंग के लिए जितने टूल्स यूज़ होते हैं, सिर्फ डीबगिंग के टूल्स नहीं बल्कि वर्जन कंट्रोल भी अब इसी के साथ इंटीग्रेट होता है। वर्जन कंट्रोल का मतलब जिस तरह से गिट हब हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी कोड की रिपोजिटरीज पड़ी होती हैं। आप लोग जब जॉब पे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जॉब की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप बस सी शार्प पे काम आता हो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक एक स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर का पूरा स्टैक है जो कि आपको आना चाहिए। एक स्टैक ऑफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आपको जब काम आता है तो आप जॉब के लिए, खासतौर पे इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप एप्लीकेबल होते हो। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, वेब एप्लीकेशन की जॉब आप लोग तलाश कर रहे हैं, तो एक तो वेब टेक्नोलॉजी ASP.NET होगी, साथ एक डेटाबेस आपको आना चाहिए, SQL सर्वर हो गया, SQL सर्वर, और ओरेकल हो गया। ठीक है। एक डेटाबेस, एक वेब टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये ASP.NET यानी कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज है। इसके अंदर डेफिनेटली सी शार्प भी आ गई, इसके अंदर HTML भी आ गई, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी आ गई। सही है, ये तमाम टेक्नोलॉजीज आ गई। एक आपने वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम सीख लिया, एक आपने डेटाबेस के ऊपर काम आ गया। उसके अलावा एक कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी आपके काम आना चाहिए। ठीक है। VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर गिटहब आ गया। ठीक है। और भी टूल्स हैं इसके अलावा। तो एक वर्जन कंट्रोल आपने सीख लिया, एक डेटाबेस के ऊपर काम सीख लिया, एक आपने वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम सीख लिया। तो इस तरह से पूरा एक सॉफ्टवेयर का स्टैक होता है जो कि हमें सीखना पड़ता है। ठीक है। जी, कुछ पूछा है क्या? जी, PHP पे भी करते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है ASP.NET की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप PHP कर लें। आप PHP करेंगे तो यहाँ पे ये PHP लिख दें, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। HTML और जावास्क्रिप्ट इस पर भी होगी।
और PHP का अपना कोड भी होगा। सही। तो एक सॉफ्टवेयर का बेसिकली स्टैक होता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पे गिट हब आ गया। पहले ये चीज़ें अलहदा से होती थी, अब ये जो गिट हब है, ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये जो टूल्स होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी अब हमारी IDE के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी हमारे इसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के जो टूल्स होते हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। और उसके अलावा ये जो कोडिंग करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, यानी HTML का पार्सर हो गया, जावास्क्रिप्ट का पार्सर हो गया, ये चीज़ें भी हमारी IDE के अंदर इंटीग्रेट होती हैं। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये मैं एंड्रॉयड स्टूडियो की बात नहीं कर रहा। लेकिन डेफिनेटली एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ नहीं होता। एंड्रॉयड स्टूडियो जो बेसिकली बना है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। उसके बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के टूल्स भी इंटीग्रेटेड होते हैं, वर्जन कंट्रोल के साथ कनेक्टिविटी के टूल्स भी इंटीग्रेटेड होते हैं, डीबगर भी होता है, कंपाइलर भी होता है। सारी चीज़ें जो हैं वो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दी जाती हैं, जो कि डेवलपर को डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करती हैं, और वो सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कहलाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सही है। आप लोग विजुअल स्टूडियो का नाम सुने, विजुअल स्टूडियो भी एक IDE कहलाती है। आप एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम सुने, एंड्रॉयड स्टूडियो भी एक IDE कहलाती है। जावा के लिए नेट बीन्स यूज़ होता है, वो भी IDE है। जावा के लिए क्लिप्स यूज़ होता है, वो भी IDE है। आप लोग पाइथन में काम करते हैं, उसके लिए पाईचार्म यूज़ होता है, वो भी IDE कहलाती है। इसी तरह से पाइथन के लिए स्पाइडर यूज़ होता है, स्पाइडर भी IDE कहलाती है। ठीक है। और इसके अलावा मार्केट में इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि IDE की कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाते हैं। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हों जो कि यूज़र को या डेवलपर को प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्प करते हैं, उसके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट एडिटर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, कंपाइलर हो गया, डिबगिंग के टूल्स हो गए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया। ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। सही है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के टूल्स हो गए, वो सारी चीज़ें एक प्रोग्राम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दी जाती हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब कि बहुत सारे पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, और ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और दूसरी खूबी होती है GUI बेस्ड होता है। डेफिनेटली आजकल जितने भी टूल्स आते हैं वो GUI बेस्ड ही होते हैं। और ये क्या करता है, सिग्निफिकली स्पीड अप प्रोग्राम डेवलपमेंट। और जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ये जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारी जो स्पीड होती है उसको बूस्ट करता है, हमारी स्पीड को स्पीड अप करता है।